वेलकम टू मार्क्स प्लस। मैं विमल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी यानी रेलवे की एग्जाम्स जो हैं उसमें ग्रुप डी से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, अंदर से व्याकुलता है कि कैसे किया जाए। तो मार्क्स प्लस एक ऐसी एकेडमी है जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी तैयारी कराने के लिए हाजिर है। यहाँ पे मैं विमल गुप्ता आपका आने वाले दिनों में इंडियन ज्योग्राफी और प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि हम कहें कंप्लीट ज्योग्राफी आपको मिलेगी, प्लस लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग या यूं कहें वर्बल और नॉन वर्बल कंप्लीट रीजनिंग का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ना केवल ये दो सब्जेक्ट, आपको पूरे रेलवे की हर तरीके की जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। मार्क्स प्लस की ये एक वेबसाइट है जो आपके लिए तैयार की गई है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप इस पे विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको जितनी भी वैकेंसीज रन हो रही हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए आपको देखने को मिल जाएंगी। ये वैकेंसीज है ना। ये वैकेंसीज जैसे कि आपको ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की दिखा रहा है, या एसएससी सीजीएल के बारे में बात करें, बैंकिंग की एग्जाम हो कोई, या किसी भी तरीके की गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली ना केवल उसके बारे में जान सकते हैं और यहाँ पे इसके बारे में आप फॉर्म भी भर सकते हैं। आगे देखें तो इसमें आपको अलग अलग एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे पूरा सिलेबस, उससे रिलेटेड कंटेंट सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप इस साइट पे विजिट करिए, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा, आपको कहीं भी इधर भटकने की जरूरत नहीं है। पूरी तैयारी मार्क्स प्लस के साथ। आपको हम बताएं कि आगे जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आपको जो पढ़ाई जा रही है चीजें वो सब में काम आएगी। ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इवन स्टेट गवर्नमेंट की बात करें जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, और जितने भी आपके एग्जाम है जहां पे आपकी ये ज्योग्राफी आने वाली है एक सब कवर होगी। यहाँ पे जो ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी वो आरओ लेवल तक की कंप्लीट होगी अभी। यानी देखिए अब हम लोगों को क्वेश्चंस नहीं रटने हैं और क्लासेस की तरीके से कि 10-5 क्वेश्चन ला के केवल क्वेश्चंस करा दिए जाएं, वो क्लास नहीं है। यहाँ पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। तो हम लोग पहले ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद रीजनिंग का भी आज हम लोग शुभारंभ करेंगे। हर एक चैप्टर हमको जो है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाना है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। देखिए ज्योग्राफी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर जो हम बात करें तो ज्योग्राफी हमारा एक तो क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी होती है और एक ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड वाली जो ज्योग्राफी है भूगोल, और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, पर उनके कंपैरिजन में जो इंडियन ज्योग्राफी है वहां से किसी भी एग्जाम में कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बाद, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पे उतरेंगे और फिर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, स्टार्स वगैरह के बारे में जानेंगे। तो मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि पहले वो चीज उठाई जाए जहां से हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। इधर उधर भटकने से पहले हम लोग आइए समझते हैं। जैसे कि हमें भारत का भूगोल समझना है, तो भारत का भूगोल समझना है या किसी और चीज के बारे में भी जानकारी जब भी हम देने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उसके पते के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये हमारे सामने एक ग्लोब बना है ना। इस ग्लोब पे आप बहुत सारे छोटे छोटे देश देख रहे हो। इन दो देशों की जो है लोकेशन आपको शायद नाम भी ना पता हो। अगर जो मान लीजिए आपको कोई देश ढूंढना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ढूंढने में। अच्छा देश ढूंढ भी लिया तो अगर जो ये पता करना हो कि भारत से उसकी दूरी कितनी है तो भी तकलीफ होगी। अच्छा हमारे देश में और उसके देश में क्या क्लाइमेट के चेंजेस है, वहां की जलवायु कैसी है, ये कैसे पता चलेगा। ये कुछ चीजें हैं जो जानने के लिए अगर हम बेसिक पे उतरेंगे ना तो हमको समझने में बड़ा मजा आएगा। तो आप चिंता मत करो, आओ पहले हम लोग बेसिक पे उतरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो पहली बात तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसको हिंदी में अक्षांश और अक्षांश देशांतर रेखा बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। लैटिट्यूड को हिंदी में बोलेंगे अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल भी घबराएं ना, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट हिंदी में ही मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साथ साथ में हम लोग लिख के लेके आए हैं। तो आपको जो पीपीटी मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, है ना। आज आपको जो पीपीटी देखने को मिलेगी वो इंग्लिश में होगी, पर हम पूरा का पूरा कंटेंट हिंदी में ही आपको समझाएंगे। तो देशांतर और अक्षांश क्या होती हैं। तो ग्लोब पे आप ये कुछ जो है हॉरिजेंटल लाइन यानी लेटी डंडियां देख रहे होगे, ये वाली लाइन है, ये लाइन है, देख रहे हो, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और इस पे जो खड़ी डंडियां आप देख रहे हो, ये खड़ी डंडी, इनको हम लोग
देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं, यहीं से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हमारे ग्लोब पे यानी पृथ्वी पे, पृथ्वी को जो है ना एक ग्लोब पे हम देख सकते हैं, तो उस पे क्या है, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को एक मानक बना लिया गया है, जैसे कि हम एक रेखा बीचों बीच में खींची गई है जो हमारी पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ऊपर का हिस्सा हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और जो इसको बीचों बीच में डिवाइड कर रही है, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस भूमध्य रेखा से बीचों बीच में एक सेंटर मान लेते हैं। सेंटर से हम लोग यदि 1 डिग्री ऊपर इधर और 1 डिग्री इधर जाएं, और उनको मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, तो 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे। ऐसे ही हम 1 डिग्री और ऊपर जाएंगे तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये 1-1 डिग्री करके उत्तर और दक्षिण में अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो ये कुछ खड़ी डंडियां हैं और कुछ लेटी डंडी हैं। लेटी डंडी को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, और खड़ी डंडी को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। तो क्या सर इसको ऐसे ही खींच दी गई कि उनकी कोई संख्या भी है? बिल्कुल संख्या है। और यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो देखो, अगर जो रीजनिंग के हिसाब से चले तो रीजनिंग ये कहती है कि भाई एक तो ये 0 डिग्री वाली हो गई, राइट, एक तो हमारी हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर यहां से यहां तक जाएंगे, पूरा एक सर्किल मान लें जैसे नॉर्थ पोल, तो ये पूरा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब ऊपर 1-1 डिग्री पे जा रहे हैं, तो 90 ऊपर भी मिलेंगी, 90 ऊपर अक्षांश रेखाएं होंगी। और 0 डिग्री से नीचे जाएंगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे जाते 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 आपको नीचे भी 90 डिग्री मिलेंगी। ये 90 डिग्री साउथ की ओर होंगी और ये 90 डिग्री नॉर्थ के ऊपर की होंगी। अगर जिनको जोड़े तो 90 और 90 180 होता है, और उसमें एक और जोड़ोगे तो कुल 181 हो रहा है। सही है, पर ये 181 आंसर गलत है। ऑप्शन में जरूर आपको मिलेगा, यानी ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा, पर आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जरा सोचो। ये जो रेखाएं हैं, ये जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं, ये एक सर्कल बना रही हैं। देखो ये जितनी है, ये पूरा घूम के आएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो ये जो सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल तो हमारा इक्वेटर बनाएगा, इसके ऊपर वाला थोड़ा छोटा, इसके ऊपर वाला और छोटा और छोटा और छोटा, और ऐसे जाते 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 ये सर्कल बनाते जाएंगे और बनाते बनाते ये नॉर्थ पे एक डॉट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो 90 डिग्री वाला आपका लैटिट्यूड है, 90 डिग्री वाला जो अक्षांश है, वो एक सर्कल ना होके, एक लाइन ना होके, एक डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई वो जो डॉट वाला है वो तो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब नॉर्थ में 90 अक्षांश रेखाएं नहीं होंगी। तो एक कम कर दो भाई, तो कितनी हुई, 89। इसी तरीके से साउथ में भी 90 नहीं होंगी। ये हमारा नीचे वाला जो है साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल, और साउथ पोल पे भी एक डॉट हो जाएगा, तो नीचे 90 की जगह कितना हो जाएगा, 89। तो 90 में से यहां पे एक कम करेंगे, 90 में से यहां पे एक कम करेंगे, तो 181 हमारा आंसर क्या है, गलत है। तो राइट आंसर जो है वो है आपका 179। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट इसको पॉज करके बिल्कुल भी आप लिख जरूर लीजिएगा, अपने नोट्स खुद बनाते जाइए, क्योंकि कहते हैं कि पीडीएफ का जमाना जो चल रहा है वो लोगों को बर्बाद कर रहा है। पीडीएफ से ज्यादा अच्छा आप लिखें पॉज करके, क्योंकि लिखने से आपका 70%, 60 से 70% उसी समय याद हो जाता है। पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं कर हो सकती। आपके पास समय है, आप बिल्कुल पॉज करके लिखें। तो हमारी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 179। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर जो हम बात करें देशांतर रेखाओं की, देशांतर यानी कि जो हमारी बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। अब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करने जा रहे हैं। एक ग्लोब जो हमारा एक गेंद की आकार का है, किसी एक पॉइंट से अगर जो देखें
तो ये पूरा का पूरा अगर जो हम एक सर्कल घुमा दे, पूरा ये गेंद पूरी घुमा दे, तो ये पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। एक रेखा ऐसी है जो बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है और उसको नाम दिया गया है 0 डिग्री। क्या दिया गया है? 0 डिग्री। देख पा रहे हो? उसके बाद यहीं से 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री इस साइड, 1 डिग्री दिस और 1 डिग्री दैट, यानी दोनों साइड 1 1 डिग्री बढ़ेगा। तो ऐसे कितनी डिग्री हो जाएंगे भाई? अगर जो पूरा एक गोला घूम रहा है तो 360 डिग्री होती है। तो जब पूरे गोले पे ही 360 डिग्री और हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींची जा रही है, तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स कितने हो जाएंगे? 360। सही है। तो अगर जो कुल अक्षांश, सॉरी हिंदी में लिख दें हम, देशांतर, कुल देशांतर कितने हो जाएंगे? 360। 360 आपके कुल देशांतर होंगे। अब इन कुल 360 में क्या क्या हमको पढ़ना है? तो देखो, इन 360 में सबके बारे में नहीं जानना है, हमें कुछ चीजों के बारे में जानना है। जैसे कि ये 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह हमारे अर्थ को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसको हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध और इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। अच्छा, अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बोला गया कि इसको हम लोग पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए मानक समय रेखा मान लेते हैं। अब समय क्यों? पृथ्वी हमारी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और पूरा एक चक्कर लगाने में कितना लेती? 24 घंटे लगभग। बोलो, 24 घंटे की बात करें तो इस हिसाब से अगर जो हम देखें तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे ले रही है। 24 घंटे ले रही है, तो हम उस हिसाब से अगर जो इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से गुणा कर दें तो देखो कितना होगा, 24 गुणे 60, तो 360 डिग्री में इतना हो रहा है, तो 1 डिग्री का निकाल सकते हैं। तो 1 डिग्री के लिए 360 से डिवाइड करेंगे, ये देखो कट रहा है 6 छाक 36 और फिर ये काटोगे तो 4। तो इससे क्या पता चला कि 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। 4 मिनट का समय लेती है, यानी हर 1 डिग्री में 4 मिनट छिपे हुए हैं। हर एक देशांतर में कितने मिनट छिपे हैं? 4 मिनट। तो पृथ्वी जब इधर घूमेगी तो 4 मिनट ऐड होगा, पीछे जाएंगे तो 4 मिनट माइनस होगा, तो हर 1 डिग्री उधर खिसकने पे 4-4 मिनट ऐड हो रहा है। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इनमें से जो बीचों बीच की रेखा है, बीचों बीच की रेखा, उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। इसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी बोलते हैं, मानक समय रेखा भी बोलते हैं, पूरे विश्व की मानक समय रेखा। और चूंकि ये एक देश है, यहां पड़ता है इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। क्या है? ग्रीनविच। ये वहां से होके भी जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग ग्रीनविच टाइम लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। तो इतने नाम हैं। तो 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा भी बोलते हैं। देशांतर या लॉन्गिट्यूड का एक नाम और भी है जिसे मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। यानी कहीं कहीं पे मेरिडियन लाइन लिखा हो इंग्लिश मीडियम वाले तो आप समझ जाइएगा कि लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या होता है? मेरिडियन लाइन। अभी जब हम आगे नोट्स में बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। तो मेरिडियन लाइन बोलते हैं, तो इसे 0 डिग्री मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। तो यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया है। इसके इधर जाने पे समय माइनस होगा, उधर जाने पे प्लस होगा। और हर 1 डिग्री में कितने मिनट छिपे होते हैं? 4 मिनट। आओ जितनी चीजें हमने जानी, देखें क्या उसके बारे में ही हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये देखिए, जो भी चीजें मैंने भी आपको समझाई वो सब आपके नोट्स में दिख रहा है और हम आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है, लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स, 0 डिग्री लैटिट्यूड द इक्वेटर। तो यानी कह रहा है कि जो लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या हैं? पूरे ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं हैं, और उसमें इतनी सारी काल्पनिक रेखाओं में जो 0 डिग्री काल्पनिक रेखा है उसका नाम दिया गया है इक्वेटर, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये रही इक्वेटर। आगे बोलता है, ऑल ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल्स
हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कह रहा है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111। यानी अगर जो हम यहां से यहां तक की दूरी की बात करें तो ये 111 किलोमीटर है। क्या ये हर जगह बराबर रहेंगी? बिल्कुल बराबर रहेंगी। जब ये पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कहीं भी काट नहीं रही हैं, तो हर जगह एक एक डिग्री जितनी भी होगी वहां पे 111 किलोमीटर होगा। ये देखो लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड्स लाइन इज 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, दो लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर होता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहे जाते हैं। इसी वजह से उनको हम लोग लाइंस में ना कंसीडर करके एक डॉट में कंसीडर करते हैं। और वही लास्ट में देखो आपको बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो हैं इक्वेटर को काउंट करने के बाद 179 है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे जाएं। अभी जो मैंने बताया उसी चीज के बारे में देखिए लिखा हुआ है, द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1884 में हुआ। उसमें जीरो मेरिडियन विल बी द वन विच पास थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच। इंग्लैंड में एक ग्रीनविच जगह पड़ती है जहां पे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नाम की एक जगह है और वहीं से पास होती है। कहां पे है? लंदन में। इसी को प्राइम मेरिडियन लाइन और ग्रीनविच लाइन भी बोला गया है। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ग्रीनविच लाइन किसको बोलते हैं? तो आप बोल सकते हो प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या है ये? 0 डिग्री है। ये कहां से पास होती है? तो लंदन के ग्रीनविच से पास होती है। ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे बोल रहा है द लॉन्गिट्यूडन लाइन आर नॉट पैरेलल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ये लाइन खड़ी डंडियां है ना, खड़ी डंडियां जिनको देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। ये कहीं भी देखो पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी नॉर्थ पोल से शुरू हो रही हैं। एक मिनट, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है? साउथ पोल। तो ये रही ए 0 डिग्री, यहीं से ये जा रही है, यहीं से ये जा रही है। तो देखो ये मिलती हुई जा रही है, ऐसे जा रही है ना, और ये आई। तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिल जाती हैं, तो ये पैरेलल नहीं है। और अगर जो पैरेलल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनकी बीच की दूरी समान हो ही नहीं सकती। तो गुरुजी कितनी होती है? तो आप ये समझ लीजिए कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस यदि होगी तो कहां होगी? इक्वेटर पे होगी। और इक्वेटर पे इसकी दूरी जो होती है वो होती है कितनी? 111 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर होती है। 111.33 किलोमीटर कहां होती है? इक्वेटर पे। और जैसे जैसे हम नॉर्थ में बढ़ेंगे इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम साउथ में बढ़ेंगे इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस ऊपर या नीचे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाने पे घटती है। तो आप कहोगे कि सर घटती है, तो क्या ऐसा भी होता है कि ये दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस जो 0 हो जाए? बिल्कुल 0 हो जाएगी। बताया ना, नॉर्थ पोल पे एक पॉइंट के रूप में हो जाएगा, और जब पॉइंट के रूप में हो जाएगा तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कहाँ रह जाएगी? तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे डिस्टेंस कम होगी। और सब मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होती है? हमारे इक्वेटर पे होती है। देखो, द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। और ये जितनी पॉइंट अभी मैंने बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम साइड में हट जाते हैं, आप इसको जरूर पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाएं। जैसे पिछली बार वाले में आपने पॉज करके लिखा था, तो नोट्स जरूर बनाएं। और जितने भी चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है अदर कलर से, देखो ये डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट कलर है, इसका मतलब डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी डिफरेंट कलर से मैंने लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट तो सारा है, पर जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब हाईलाइटेड है। तो इनको आप
अपनी कॉपी में अच्छे से बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में बताया। अब ये क्या बता रहा है, कह रहा द डिफरेंस इन एवरी 15 लॉन्गिट्यूड इज 1 आवर। कुछ नहीं है, आप ऐसे समझो, मैंने कहा था कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में यदि टाइम का डिफरेंस देखें तो 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट छिपे होते हैं, तो 15 मिनट में कितने होंगे? तो भाई 15 मिनट को अगर जो 4 से गुणा किया जाए, कह रहा है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री को 4 से गुणा करोगे तो 60 मिनट आ जाएंगे, और 60 मिनट इज इक्वल टू होता है किसके? 1 आवर के। तो 15 डिग्री में 1 घंटा छिपा होता है, 30 डिग्री में कितने होंगे? 2 घंटे हो जाएंगे। ये उसी को बता रहा है। द होल वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन। बिल्कुल, टाइम जोन बनाए गए हैं। अभी मैंने बताया ना, पूरे ग्लोब पे अगर जो डिग्री की बात करो तो 360 है, पर टाइम जोन किसको माना गया है? टाइम जोन माना गया है जो 24 डंडी खींची गई है मेन, क्योंकि हमारे पूरे ग्लोब पे 24 खड़ी डंडियां होंगी, 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे होते हैं, इसलिए तो 24 लाइनें होंगी, तो 24। और ईच ऑफ विच इज डिफरेंट डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट बाई 15 डिग्री इन लॉन्गिट्यूड और 1 आवर। यानी कि अगर जो हम एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाएंगे तो उसमें हमको 15 डिग्री का अंतर मिलेगा या फिर 1 घंटे का अंतर मिलेगा। ठीक। अच्छा, अभी एक बार आरआरबी में ग्रुप डी में पूछा गया था कि किसी भी देश के मानक समय को क्या आधार मान के किया जाता है। अभी हमको ये बता रहा है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटे छिपे होते हैं, पर आपको हम बताएं किसी भी देश का अगर जो मानक समय रेखा कैलकुलेट करनी है तो 7.5 डिग्री का आधार मान के करता है। कितना करता है? 7.5 डिग्री का। 7.5 डिग्री का क्यों करता है? क्योंकि पूरे 1 डिग्री में, पूरे 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं, तो उस 15 डिग्री का हाफ कर दें तो 7.5 होता है, और 7.5 का मतलब होता है आधा घंटा। तो आधे आधे का डिफरेंस लेके ही हिसाब से माना जाता है। यानी जैसे हम अपने ही देश की बात करें तो हमारे इंडिया का, भारत का मानक समय रेखा जो है, इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितनी है? 82.5 डिग्री है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। अब 82.5 डिग्री दे रहा है, आधा कर दिया ना, तो इसी वजह से किया है क्योंकि किसी भी देश के बीचों बीच से जो लाइन खींची जाएगी वो उस देश की मानक समय रेखा होगी, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अच्छा, अब ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है भाई, जरा देखो। कह रहा है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। जिस तरीके से 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसे मानक समय रेखा माना गया है, तो उसी कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री यानी इस 0 के ठीक अपोजिट जो पीछे साइड है उसे बोला गया है मानक तिथि रेखा। हिंदी में बोलते हैं मानक तिथि रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेट लाइन। तो आपसे पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड डेट लाइन जो है वो कितने डिग्री है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो इंटरनेशनल टाइम लाइन 0 डिग्री है, इंटरनेशनल डेट लाइन है आपकी 180 डिग्री। कहां से गुजरती है ये आपका जो है बेरिंग जल संधि। हिंदी में बेरिंग जल संधि बोलते हैं और इंग्लिश में बेरिंग स्ट्रीट बोलते हैं। जब हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे मैपिंग के थ्रू, तो आपको दिखाएंगे कि बेरिंग स्ट्रीट कहाँ है। बेरिंग स्ट्रीट से गुजरती है। इसी के कारण फिजी, टोंगा और कुछ और आइसलैंड है जहां पे डेट को लेके थोड़ी क्या रहती है? कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि वहीं से होकर गुजर रही है ये। तो हमने बेसिक के रूप में आज ये जाना अभी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होती है। देखो, किसी भी देश के बारे में जानना है तो पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जाना बहुत जरूरी है। तो पहली बात हमने क्या जाना? पृथ्वी पे या ग्लोब पे खींची गई कुछ खड़ी डंडी और लेटी डंडी, वो भी कौन सी? काल्पनिक रेखाएं, वही हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं। देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये अक्षांश रेखाओं की कुल संख्याएं कितनी है? तो 179 है। 0 डिग्री इक्वेटर को बोलते हैं, जो पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भाग में डिवाइड करता है। इक्वेटर के ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से कुल ग्लोब पे 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई। देशांतर रेखाएं कौन सी? खड़ी डंडियां। इनकी संख्याएं 360 है। पर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको जो है स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोला गया है। देशांतर रेखा का दूसरा नाम
आपका मेरिडियन लाइन भी होता है, इसीलिए 0 डिग्री मेरिडियन लाइन को स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोला गया, जो कहां से गुजरती है, इंग्लैंड के में लंदन जगह पर, वहां पे एक ग्रीनविच है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल आपका जो एक प्लेस है जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, वहां से गुजरती है। इसके ठीक पीछे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उस 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। पूरी पृथ्वी को कुल 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। एक टाइम जोन में 15 डिग्री का डिफरेंस होता है और 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। ठीक क्यों होता है? क्योंकि हर 1 डिग्री में 4 मिनट छिपे होते हैं, मैंने कैलकुलेट करके बताया। अब इसके बाद जब इतनी जानकारी हमने जान ली, तो अब हम शुरुआत करते हैं किसकी? अब हम इंटर करने जा रहे हैं भारत के बारे में। तो अब हम जान पाएंगे ना भारत कहाँ है। जैसे ग्लोब पे देखो तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये भारत मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये भारत को ग्लोब पे यदि हम पता करें तो इसका आता पता कैसे पता चलेगा? जैसे हम अपने घर का एड्रेस देते हैं तो किसी को कैसे देते हैं कि भाई मेरा जो घर है उत्तर प्रदेश, भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? लखनऊ, लखनऊ एक सिटी है, उस सिटी में भी कहाँ? तो हम बोलेंगे भाई फला जगह, और उस फला जगह में क्या? मकान नंबर दिस दिस दिस, है ना, स्ट्रीट नंबर दैट। यानी ये गली मोहल्ला मकान नंबर तब जाके हमारे घर पे आ पाएगा या पार्सल आ पाएगा। अब आजकल हम लोग देखो जोमेटो से ऑर्डर वगैरह करते हैं तो हमें एड्रेस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? अगर जो सोचो एड्रेस ही ना हो तो कोई हमारा घर नहीं ढूंढ सकता। और इतने बड़े विश्व में अगर किसी देश का एड्रेस ना पता हो तो कोई कैसे किसी देश को ढूंढेगा, वहां कैसे जाएगा? तो एड्रेस यही है कि देखो ये हमारा जो भारत देश है ये 2 खड़ी डंडियों के बीच में फंसा पड़ा है, और इसी तरीके से सॉरी 2 लेटी डंडी यानी कि हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स, और 2 खड़ी डंडियां जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, इनके बीच में है। और यही तो हमारा पता है। तो सबसे पहले जब भारत का भूगोल पढ़ना शुरू करेंगे तो भारत के परिचय में हम लोग शुरुआत करेंगे भारत के पते के बारे में। कहाँ भारत है, कहाँ लाई करता है पूरे पृथ्वी पे, कहाँ पे वो है। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जाने तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। पहले तो मैप को देखो, और मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि देखो ये क्लास आप पढ़ रहे हो ना, तो जब जब आप एक चैप्टर खत्म करोगे तो इससे रिलेटेड हम प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मत रटो, क्वेश्चन रट के सिलेक्शन नहीं होता है। डे बाय डे कंपटीशन क्या होता जा रहा है? हाई होता जा रहा है। आपको पहले किसी भी चीज की समझ डेवलप करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन रट के जाओगे वहां पे फिर कुछ उठा के पूछ लेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप जब घर में पढ़ाई करें तो जहां स्टडी टेबल है सबसे पहले इस तरीके के एक पॉलिटिकल मैप लगा लीजिए और एक फिजिकल मैप भी लगाइए, क्योंकि जब हम आगे इसके अच्छी ज्योग्राफी की बात करें जिसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, ये तो हल्की फुल्की हमको बस ये बताता है कौन सा स्टेट कहाँ पे है। पर्वत पहाड़ नदियां जब जाननी होंगी, मिनरल्स जानने होंगे, तो हमें इसके फिजिकल मैप की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक पॉलिटिकल मैप और एक फिजिकल मैप अपने स्टडी टेबल के सामने हम लोग लगा लेंगे। और आते जाते समय बैठे बैठे जरूर देखो कि कौन सा स्टेट कहाँ है। अब आपसे हम सिक्किम पूछ रहे हैं और आप सिक्किम यहाँ ढूंढ रहे हो तो दिक्कत की बात है। हम आपसे अरुणाचल प्रदेश पूछ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश आप इधर कहीं ढूंढ रहे हो तो दिक्कत की बात है। जब हम आपसे कोई स्टेट की बात करेंगे तो आपका दिमाग वहीं पहुंचना चाहिए। यानी आपको इस भारत हमारे देश की बात करें तो एक एक स्टेट और उसकी लोकेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं मैपिंग। तो आप मैप चिपकाइए, शुरू करिए, कहाँ पे कौन सा स्टेट है, कौन सी यूटी है, उसको देख डालिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत के बारे में। भारत देश, तो भारत देश की बात करें तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ये हमारा है भारत, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम एक पेज भी हम लोग ब्लैंक रख लेंगे जिसमें समझना आसान हो जाएगा। क्या है कि उसमें अगर जो समझाएंगे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। ये हमने अपना भारत बना लिया। इस भारत की बात करें तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो इसके एक्सट्रीम एंड्स पॉइंट है। छोर की बात करते हैं, जैसे उत्तरी छोर, एक लैटिट्यूड जो है जो इसके उत्तरी छोर से झुक जा रही है। और हम 2 लैटिट्यूड्स की बात करेंगे। क्यों 2 लैटिट्यूड्स? क्योंकि ये जो भारत है ये हमारा पूरा भारत नहीं है, इसे हम मेन भारत बोलते हैं, मुख्य भारत। तो भैया पूरा भारत कहाँ है? तो देखो यहां है। ये अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है और इधर हमारे लक्षद्वीप भी है, राइट। तो आपसे एक लेटी डंडी तो इसके जो है कन्याकुमारी से होके गुजरेगी,
और एक ग्रेट निकोबार से होके गुजरती है। तो जब कभी भी आपसे भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा, लिखा हुआ है ना लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ये आपका चैप्टर है जो हम लोग इसी समय पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत को जब जानेंगे तो हम लोग सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये अक्षांश रेखाएं, दो अक्षांश रेखाएं ना, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना है अंतर। तो जब आपसे पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएं, तो भारत शुरू होता है ये निकोबार से, अंडमान निकोबार से। तो इसकी शुरुआत होती है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से शुरुआत होती है, और 37 डिग्री, तो एक रेखा इसके लद्दाख से गुजरेगी, एक रेखा इसके कन्याकुमारी से गुजरेगी, और यदि हम भारत की बात करें तो भारत की शुरुआत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होती है, तो एक रेखा ये ग्रेट निकोबार से भी गुजरती है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से। अब ये दोनों जगह नॉर्थ नॉर्थ ही क्यों बोल रहा है? आप कई स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो भाई देखो, हमारा पूरा का पूरा ये जो भारत है, ये भारत, ये जो भारत है, और ये रहा इक्वेटर, तो पूरा भारत ही हमारे उत्तरी गोलार्ध में है। तो सोचो अगर 0 डिग्री से है और ये जो रेखा है जो अंडमान से होके जा रही है 6 डिग्री 4 मिनट, तो ये क्या लगाएं हम, नॉर्थ लगाएं कि साउथ लगाएं? तो नॉर्थ ही तो है। तो ये जो हमारी भारत के दक्षिणतम बिंदु से होके जो जा रही है उस रेखा को हम बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, साउथ मत लगाइएगा। और ऊपर वाली रेखा भी नॉर्थ की होगी, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। इस बिंदु को इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। और जो ये दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार पे है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट तो बोलते ही बोलते हैं, इसके कुछ और नाम भी हैं जो आपको जानने चाहिए। इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट। और किस नाम से जानते हैं? और इसका नाम है पारसेक पॉइंट भी। तो जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, सॉरी दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, पारसेक पॉइंट। उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। कहां पे है ये लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु क्या है? हमारे निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार पे है। क्लियर? अच्छा, अगर जो हम बात करें ये क्या है, तो ये हमारे कन्याकुमारी से होके गुजरती है। कन्याकुमारी पे तो कितना डिग्री है? तो यहाँ पे जो है इसका वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से है। तो देखो, अगर जो तुमसे कोई बोलता है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार बोलता है तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक होता है। क्लियर?